अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, जहां मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर करता हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। तो आज है 19 दिसंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं, वो है मुशर्रफ वर्डिक्ट। अब जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि साबिक सदर जनरल मुशर्रफ का जो केस का फैसला था वो आ गया है, और जिसमें स्पेशल कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा दी है। तो उसके बाद जो भी हालात आगे बढ़ रहे हैं, तो उस हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। The verdict in the treason case against retired General Pervez Musharraf marks a seismic shift in Pakistan's history. उनका वर्डिक्ट होता है फैसला। उनका फैसला किस में आया है? ट्रेजन केस, गद्दारी केस का जो फैसला है वो अगेंस्ट और किसके ख़िलाफ़ था ये फैसला? ये था रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ। मार्क्स अ सेस्मिक शिफ्ट। और सेस्मिक शिफ्ट क्या होता है? अ ग्रेट चेंज, कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई हो। डिस्कवरी कॉज्ड जिस तरह हम एग्जांपल को देख लें, द डिस्कवरी कॉज्ड अ सेस्मिक शिफ्ट इन पब्लिक एटीट्यूड्स। इस तरह हम कहते हैं ना कि जी भौंचाल आ गया, कोई किसी खबर से, कोई किसी वजह से। आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा ये जी भौंचाल आ गया। तो ये भी ऐसा ही है कि सेस्मिक शिफ्ट था किसमें? पाकिस्तान की तारीख में। और क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे तसव्वुर नहीं किया जाता कि जी आप हमारा जो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है उसके जो रिटायर्ड जनरल है उनके खिलाफ ऐसा फैसला आ सकता है। तो उनका ये फैसला आया गद्दारी केस में, ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे बिल्कुल एक भौंचाल आ गया पाकिस्तान की तारीख में। इट वॉज दस फार इनकंसीवेबल। उनका ये अब तक इनकंसीवेबल था। इनकंसीवेबल क्या होता है? नॉट केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड, मेंटली अनबिलीवेबल, यानी कोई ये सोच नहीं सकता था। क्या नहीं सोच सकता था? दैट एनी मिलिट्री डिक्टेटर दिस कंट्री हैज़। उनका कोई भी मिलिट्री डिक्टेटर कौन होता है? A ruler with total power over a country, typically one who has obtained control by force. इनका डिक्टेटर जो होता है, मिलिट्री डिक्टेटर की बात हो रही है। दिस कंट्री हैज़ एवर नोन, किस मुल्क ने कोई भी मतलब देखा हो ऐसा डिक्टेटर जिससे क्या हुआ? वुड बी कन्विक्टेड ऑफ हाई ट्रीजन। ये उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता था किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर को जो है वो सज़ा मिलेगी, कन्विक्ट किया जाएगा किस जुर्म में? हाई ट्रीजन के, संगीन गद्दारी के जुर्म में। और ये कहाँ पे डिफाइन हुआ है? एज डिफाइंड इन आर्टिकल 6 ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन दैट ही हैड एब्रोगेटेड और हेल्ड इन अबेयंस। आर्टिकल 6 जो है उसका मैं थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ दिखा दूँ, या मैं थोड़ा लिखा था। ये है any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. या आगे भी लिखा हुआ है, आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 में हमारे पास इसकी गद्दारी की सज़ा दी हुई है, और इन्होंने कहा ऐसा कोई नहीं सोच सकता था कि इस तरह हमारे पास किसी जज को जो है जनरल को इस तरह फांसी की सज़ा होगी। डेट ही हैड, उन्होंने कहा किस आर्टिकल 6 के तहत इसको फांसी की सज़ा दी गई है? ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन दैट ही हैड एब्रोगेटेड और हेल्ड इन अबेयंस, कि उसने एब्रोगेट किया था। एब्रोगेट क्या होता है? रिपील, डू अवे विद, रेपुडिएट आ जाता है, सिमिलर रिवोक आ जाता है। उन्होंने कहा इसको रेपुडिएट किया था, एब्रोगेट किया था मुशर्रफ ने। और हेल्ड इन अबेयंस, हेल्ड इन अबेयंस ये होता है टेम्पररी सस्पेंशन हमारे पास होता है, मुअत्तल करना आप इसे कह लें। कि उन्होंने कहा उसी आर्टिकल 6 के तहत उसे सज़ा हुई, उसी जिस कॉन्स्टिट्यूशन को मुशर्रफ ने क्या किया था? एब्रोगेट किया था और हेल्ड इन अबेयंस। आगे कह रहे हैं आफ्टर ट्रायल दैट लास्टेड नियरली 6 years। ट्रायल क्या होता है? कोई भी जब मुकदमा, आप इसे कह लें मुकदमा, अ फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस बाय अ जज टिपिकली बिफोर अ ज्यूरी इन ऑर्डर टू डिसाइड गिल्ट इन अ केस ऑफ क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स। और जिस तरह हमारे पास आता है कोर्ट केस, तो उनका ट्रायल हो रहा था मुशर्रफ का, यानी इसका फैसला हो रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था। और वो कितनी देर चला? डेट लास्टेड नियरली 6 years, जो कि 6 साल तक चला। द स्पेशल कोर्ट सेटअप टू हियर द केस हैज़ फाउंड द फॉर्मर आर्मी चीफ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। उन्होंने कहा जो स्पेशल कोर्ट जो खास तौर पर बनाया गया था ये केस सुनने के लिए, उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या किस नतीजे में पहुँचे कि वो साबिक आर्मी चीफ थे, वो गिल्टी हैं इस ऑफेंस के। किसके ऑफेंस के? हाई ट्रीजन के। और ये किस में हमें दिया हुआ है? आर्टिकल 6 ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा वो उसके
मुर्तकब पाए गए इस जुर्म के। मिस्टर मुशर्रफ हैड सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा मुशर्रफ थे उसने सस्पेंड किया था, मुअत्तल किया था आइन को, और कब किया था? ऑन नवंबर 3, 2007 इसको, व्हेन ही इम्पोज्ड इमरजेंसी इन द कंट्री, और जब उसने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इन अ डिसीजन अनाउंस्ड ऑन ट्यूसडे, और ये फैसला है वो स्पेशल कोर्ट का कब आया है? मंगलवार दिन आया है। द बेंच अवॉर्डेड हिम द डेथ पेनल्टी, और बेंच ने क्या किया है? उसे फांसी की सज़ा सुनाई है, विद वन जज डिसेंटिंग। डिसेंटिंग का मतलब होता है कि उसने उसके खिलाफ फैसला दिया, मतलब उस जज ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये बात करें विद वन जज डिसेंटिंग, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा जो मुतफ़क्का फैसला नहीं कह सकते, क्योंकि एक जज ने है इससे इख्तलाफ किया था इस फैसले से। द रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड विद, अगर इनकी इसकी आप डिटेल जजमेंट भी पढ़ें तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे उनके रिमार्क्स के किस बेस पे उन्होंने इससे इख्तलाफ किया था इस जजमेंट से कि उसको फांसी होनी चाहिए। आई कैन द रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड विद एन इशू ऑफ सच consequences and given the implications pertaining to institutional equilibrium has ranged from exultation to outrage। उन्होंने कहा रिएक्शन, अब रिएक्शन ज़ाहिर है इसमें वो आना था हमारे पास रिएक्शन इस बारे में कि लोग किस तरह इसको रिएक्ट करते हैं, इस फैसले को किस तरह लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड विद एन इशू ऑफ सच कॉन्सिक्वेंस एंड गिवन द इम्प्लीकेशंस, कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी। इम्प्लीकेशंस होता है कि सजेशन के the conclusion that can be drawn from something although it is not explicitly stated। उन्होंने कहा इस फैसले की implications होंगी pertaining to institutional equilibrium has ranged from exultation to outrage। तो आपने देखा होगा, इवन आप कहीं और ना देखें, सिर्फ फेसबुक पे देख लें तो कहीं इसकी बहुत हमायत में लिखा जा रहा है फांसी के, और कहीं पे बहुत इसे इसके ख़िलाफ़ लिखा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अब इसी तरह ये कर रहे हैं। एक्सल्टेशन हमारे पास होता है जब बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो, जुबिलेशन, रिजॉइसिंग, एक्सल्टेशन, ये हो जाता है ना कि कहीं पे बहुत खुशी है, और कहीं पे क्या है? आउटरेज है। आउटरेज क्या होता है? एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर, शॉक और इंडिग्नेशन। हर वॉइस ट्रेम्बल विद आउटरेज, सिमिलर हमारे पास आ जाता है इंडिग्नेशन, फ्यूरी, एंगर। अब आगे बात करें। However, whether one agrees or not with a verdict that has at the very least huge symbolic significance for all concerned, उन्हें क्या कोई इस फैसले से एग्री करे, मुतफिक हो या ना हो, लेकिन क्या है, कम से कम इस फैसले ने क्या किया है, इसकी क्या सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है फॉर ऑल कंसर्न। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है? रिपीटिंग डिज़ाइन सिंबॉलिक ऑफ इटर्निटी, सिमिलर हमारे पास आता है फिगरेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। उन्हें का हमारे पास इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, और सम ऑफ द मोर एक्सेसिव सेंटिमेंट्स ऑन डिस्प्ले आर ट्रबलिंग। After all, the bench that arrived at the decision was no inconsequential forum। उन्होंने कहा जो बेंच इस नतीजे पे पहुंचा है was no inconsequential। inconsequential होता है जो important ना हो, insignificant, unimportant। तो उन्होंने कहा ये बेंच जिसने पहुंचा है वो unimportant नहीं था, यानी इसकी बड़ी अहमियत है, ये फैसला आया है, कम से कम इसकी जो है वो symbolic significance है। और इसमें किस बेंच पे कितने जजेस पे मुश्तमिल था? इट कंप्राइज 3 सुपीरियर कोर्ट जजेस, यानी ये बेंच मुश्तमिल था कितने? 3 आला हमारे जो थे सुपीरियर कोर्ट के जजेस उस पर मुश्तमिल था, हु आर पार्ट ऑफ द सेम जुडिशरी, और वो उसी जुडिशरी का हिस्सा है। ऑफन लॉडेड फॉर इट्स रिसर्जेंट इंडिपेंडेंस, और जिसको मतलब इसको किया जाता है, लॉड किया जाता है किस चीज़ पे? कि इंक्रीजिंग और रिवाइविंग आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी, पॉपुलैरिटी और अक्रेंस, रिसर्जेंट नेशनलिज्म। रिसर्जेंट के यानी कि ये आज़ादी हासिल कर रहा है, यानी खुद मुख्तार है जुडिशरी। तो उन्होंने कहा ये उसी जुडिशरी का हिस्सा है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तेज़ी से आज़ादी हासिल कर रहा है, यानी अपने फैसले करने में आज़ाद हैं, खुद मुख्तार है। सच एज व्हेन इट डिस्क्वालीफाइड अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नॉट टू लॉन्ग अगो, और उन्होंने कहा इसी अदलिया ने है वो डिस्क्वालीफाई किया था सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनको नॉट टू लॉन्ग अगो, यानी कि इस बात को ज़्यादा देर नहीं हुई। और यहाँ पे बात करें उसकी यूसर रज़ा गिलानी की। Ironically, this sense of autonomy is often seen as having taken root in the very circumstances that led to Mr. Musharraf imposing the emergency in 2007। उन्होंने कहा ये सेंस ऑफ ऑटोनॉमी हर वैसे क्या हो जाता है? आज़ादी is often seen as having taken root in the very circumstances that led to Mr. Musharraf imposing the emergency in 2007। और इसी इसमें इन्होंने क्या कह रहे हैं कि मुशर्रफ ने इम्पोज की थी इमरजेंसी 2000 कब 7 में, स्पेसिफिकली द लीगल चैलेंजेस टू हिज री इलेक्शन एज प्रेसिडेंट दैट वर बीइंग हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट देन। और उन्होंने कहा
वैसे हम बात करें कि जी बड़ी आज़ादी इसको मिल रही है अदलिया को, लेकिन क्या है इसको लीगल चैलेंज का भी सामना है, क्योंकि जब ये री इलेक्शन था किसका, प्रेसिडेंट का, और तब भी क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही ये सारे इसके फैसले किए थे इस हवाले से। तो बात करें अदलिया के डबल रोल के बारे में भी बात करें कि पहले भी मतलब अदलिया को इस तरह के फैसले करने पड़े थे और बाद में भी अदलिया को ही इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं कि उस टाइम पे भी। अब जिस तरह आगे बात करें मैं आपको दिखाता हूँ कि सम माइट सी दिस एज द व्हील हैविंग कम फुल सर्कल। अब क्या है व्हील हैविंग कम फुल सर्कल, क्या है द सिचुएशन और सर्कमस्टेंस हैज़ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल और सिमिलर स्टेट। अब जिस तरह पहिया होता है उसको अगर गोल होता है तो एक जगह से हम चलें, अगर हम वापस पूरा सर्कल काट के आए तो वापस उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम पहले हों। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उस सिचुएशन में आप पहले आ जाओ इसमें ना। सब माइट सी दिस एज अ व्हील हैविंग कम फुल सर्कल, कि एक ही जगह घूम के आप वापस उसी जगह पे आ गए हो जहाँ पहले थे। जुडिशियल इंडिपेंडेंस कट्स बोथ वेज, और इसका क्या मतलब होता है कट्स बोथ वेज? इफ समथिंग कट्स बोथ वेज इट हैज़ बोथ गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स। उन्होंने कहा जुडिशियल इंडिपेंडेंस की जितनी भी आज़ादी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जुडिशरी पे सारा डिपेंड कर रहा है। ये नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल मतलब जिस तरह के भी फैसले हो रहे हैं कट्स बोथ वेज डिपेंडिंग ऑन वेयर वन इज स्टैंडिंग, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हो। देयर इन लाइज इट्स मैजेस्टी एंड वाइल डॉन हैज़ ऑलवेज अपोज द डेथ पेनल्टी। उन्होंने कहा डॉन यो न्यूज़पेपर है उसने हमेशा अपोज किया यानी मुखालफत की है किसकी, फांसी की, डेथ पेनल्टी की। अंडर एनी सर्कमस्टांसिस दिस हार्डली द एंड ऑफ द रोड फॉर द फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर। एंड ऑफ द रोड क्या होता है? जब आपके पास आगे जाने को कुछ ना हो, बिल्कुल अब ख़त्म हो गया हो आगे ना, कोई आपके पास मौका ना हो। उन्होंने कहा ये हार्डली द एंड ऑफ द रोड फॉर फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर, क्योंकि अभी भी मुशर्रफ के पास मौका है अपील वगैरह करने का, तो हम इसको एंड ऑफ द रोड नहीं कह सकते मुशर्रफ के लिए। देयर लीगल रेमेडीज अवेलेबल, उसके पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं टू हिम एज अ पार्ट ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट, क्योंकि इसका ये आइनी राइट है, हक है टू ड्यू प्रोसेस के पूरा उसको ड्यू प्रोसेस मिले, उसको पूरा अपने आप को डिफेंड करने का पूरा मौका मिले। हिज लॉयर्स एंड द पीटीआई गवर्नमेंट हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड दे विल अपील द स्पेशल कोर्ट्स डिसीजन, और इसके जो भी वकील हैं और पीटीआई गवर्नमेंट ने और ऐलान अभी से कर दिया है कि क्या वो अपील करेंगे इस स्पेशल कोर्ट का डिसीजन जिसमें इसको फांसी की सज़ा हुई है। वी मे बी इन अनचार्टेड टेरिटरी, अनचार्टेड टेरिटरी होता है कि ऐसी जगह और हालात जहाँ पहले ना हो, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि आपने इस तरह आर्मी के रिटायर्ड जनरल इसको जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई है। तो उन्होंने कहा वी मे बी इन अनचार्टेड टेरिटरी in terms of specifics, but this is yet another critical juncture for the one step forward, two steps back democratic process in this country. लेकिन उन्हें क्या है ये एक अहम हमें मोड़ आ गया है किस चीज़ में? फॉर द वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये क्या होता है? अब इसमें आप देखें ना, फॉर एक्टिविटी और सब्जेक्ट दैट पीपल डू नॉट नो, एक मिनट ये आ गया मीनिंग ऑफ वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक इन इंग्लिश। इसका क्या मतलब है? इफ़ यू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक यू मेक प्रोग्रेस। इन्हें कहा आप प्रोग्रेस करते हो अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाओ और दो पीछे आ जाओ। लेकिन क्या होता है? बट देन एक्सपीरियंस इवेंट्स दैट कॉज यू टू बी फर्दर बिहाइंड दैट यू वर व्हेन यू मेड द प्रोग्रेस। तो आप देखें ना, एक कदम आगे बढ़ाएं, खुद ही आप इसको इमेजिन करके देख लें, एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं और उसके बाद आपका क्या है, दो कदम आप पीछे चले गए हो, तो फिर जहाँ पे आप पहले थे आप उससे भी पीछे चले गए हो, तो आपके मतलब प्रोग्रेस का फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आप उससे और पीछे हो गए हो। यहाँ भी ये बात हो रही है। आगे कह रहे हैं कि फॉर द वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप्स बैक डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन दिस कंट्री, कि जमहूरी अमल है तो वापस वो पीछे चला गया है इस वजह से हमारे पास, क्योंकि अब आगे क्या, आगे हम इसमें वो नहीं कर सकेंगे, तरक्की नहीं कर सकेंगे, वापस हम जहाँ पे थे उससे भी हम पीछे ले जाएगा हमें ये डिसीजन जो आ गया इसमें। क्योंकि आपने अखबार वगैरह वहाँ पे भी देखा होगा किस तरह हमारे पास इदारों और इसमें गवर्नमेंट में थोड़ा रिफ्ट नज़र आ रही है हमें, क्योंकि ये जो है आसिफ गफूर ये है वो बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा होगा कि हमें बड़ा रंज है, गम है जिस तरह मुशर्रफ को फांसी की सज़ा हुई है। द सिचुएशन कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट ये होता है कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, कि मतलब सिचुएशन जो है वो इस बात के डिमांड कर रही है। एंड सोबर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स रादर देन पैरोकियल चेस्ट थम्पिंग। उन्होंने कहा पैरोकियल क्या होता है हमारे पास, हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप। उनका बजाय इसके कि हम जो हैं बड़ी हमारी
तंग नज़री का मुजाहरा करें, हम चेस्ट थम्पिंग हम कहेंगे नहीं क्या हो गया, गलत फ़ैसला हो गया, उन्हें क्या हमें क्या करना चाहिए, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ हेल्ड एन इंडिविजुअल, और इस केस में क्या हुआ है कि कोर्ट ऑफ लॉ था, उसने क्या किया है, उसने करार ठहराया है किसे, एक इंडिविजुअल को अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शंस, के उसको फ़ैसला दिए, उसको सज़ा दी है, किसको, एक इंडिविजुअल को, एक इंफरादी फ़र्द को अकाउंटेबल फॉर हिज एक्शन, यानी कि ये उसने भी स्टेप्स लिए थे उसकी बुनियाद पे जो है उसके खिलाफ फैसला आया है, विच इज़ एज इट शुड बी, और उन्होंने कहा ऐसा ही होना चाहिए। लीगल सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ नेसेसरी। उन्होंने कहा लीगल सर्टेनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब ये आपको पता होना चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, अगर कोई जुर्म कर रहा है, अगर एक आइन है उसमें आर्टिकल 6 में सज़ा दी हुई है, तो अगर उसने ऐसा की है तो उसको उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। प्रेडिक्टेबिलिटी, लीगल सर्टेनिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि बंदा कहे कि भाई फिर आपको सज़ा लिखने का फ़ायदा क्या जब आपने सज़ा देनी नहीं। तो उन्होंने कहा ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अगर ये जुर्म हो रहा है तो ये सज़ा होगी, और वाकई हो भी, उन्होंने कहा फॉर वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी, और इसके लिए ऐसा बहुत ज़रूरी है। द जजमेंट हैज़ नॉट स्मीयर्ड एनी इंस्टीट्यूशन, उन्होंने कहा जजमेंट ने कोई दाग नहीं लगा दिया किसी इंस्टीट्यूशन, फ़ौज की बात हो रही है, रादर इट अफोर्ड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द लेटर टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शंस ऑफ एन इंडिविजुअल। उन्होंने कहा लेकिन ये क्या है, इस एक अपॉर्चुनिटी फ्राहम कर रही है किस बात पे, कि वो अपने आप को अलहदा कर ले, कि कोई भी अगर इनफरादी शख्स जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले, तो आप ये ना कहें कि जी फ़ौज पे इल्ज़ाम आ गया है कि फ़ौज ये करा रही है। उन्होंने कहा इस वजह से जो है इनको किसी भी इनफरादी शख्स की जो है हिमायत फ़ौज को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक आइन तोड़ा है तो फिर जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि आपने क्या जंग लड़ी है नहीं लड़ी। जिस तरह आगे भी बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि फाइटिंग फॉर वंस कंट्री डज नॉट प्रिक्लूड द कमीशन ऑफ ट्रैकरी। ट्रैकरी हमारे पास क्या होता है, ट्रेचरी होता है हमारे पास, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, डिसलॉयल्टी। उन्हें कहा कि अगर आप अपने मुल्क के लिए लड़े हो तो ये क्या है, डज नॉट प्रिक्लूड, प्रिक्लूड हमारे पास होता है प्रिवेंट फ्रॉम हैपनिंग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते क्या, कमीशन ऑफ ट्रेचरी। ट्रेचरी जिस तरह मैंने आपको भी बताया था कि ट्रेचरी हमारे पास आ जाता है बेट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, डिसलॉयल्टी। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक बंदे ने मुल्क के लिए लड़ा है, जिस तरह हमने हर जगह देखा होगा, फेसबुक पे भी हर जगह आता है कि जी इसने इतनी जंगों में हिस्सा लिया है तो ये गद्दार नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये एक वो चीज़ नहीं है जो आप कहें कि नहीं जी इसने जंग के लिए लड़ा है तो हम इस पर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, गद्दारी का नहीं लग सकता। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। इफ़ डैट फॉर सो, उन्होंने कहा अगर ऐसा होता, 2 सीनियर यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स वुड नॉट हैव बीन कोर्ट मार्शल, तो ये 2 हमारे सीनियर ऑफिशियल्स थे, वुड नॉट हैव बीन कोर्ट मार्शल। आपने ये भी देखा होगा इनको कोर्ट मार्शल किया गया था, उन्होंने कहा उसको कोर्ट मार्शल ना किया गया होता, एंड कन्विक्टेड ऑन चार्जेस ऑफ एस्पियोनाज। एस्पियोनाज होता है हमारे पास स्पाइंग, जासूसी के इल्ज़ाम में क्या किया है, तो उस सज़ा हुई थी इन्हें जासूसी के इल्ज़ाम में इस साल के शुरू में। तो उन्होंने कहा ये जो सिर्फ एक हमें मौक़िफ़ नज़र आ रहा है कि नहीं जी ये इसने आर्मी में था, इसने सर्व की है, तो ये गद्दार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ये बात गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये 2 यूनिफॉर्म ऑफिशल्स को सज़ा मिली है स्पाइंग के नतीजे में, तो वो फिर उन्हें कोर्ट मार्शल ना किया गया होता। तो बेसिकली ये बात इसमें बताई गई थी उस जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट आई थी जिसमें इसको फांसी की सज़ा हुई है, और बता रहे हैं कि बड़ा अनयूजुअल था काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इस तरह फ़ौज के किसी बंदे को जो है वो उस तरह फांसी की सज़ा होगी। उन्होंने कहा 6 साल तकरीबन लगे, लेकिन अब ये हो गई है, तो उन्होंने कहा ये देखना होगा कि अब इसका आगे हम किस तरीके से ये आगे लेके चलते हैं। अपील का इसके पास मौका है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तो फॉलो करना है, तो उसके बाद के क्या हालात बनते हैं। लेकिन उन्होंने कहा फ़िलहाल जो है ये बिल्कुल ही एक अनहोनी सी बात आप इसको कह लेंगे, लोग इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जैसा ये हो गया है तो अब इसको देखते हैं कि आगे हालात इसके क्या बनते हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप चैनल मेरा यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारा फेसबुक पे ग्रुप है की ओपिनियन, वहाँ से अगर आपने इसका एडिटोरियल का PDF लेना है तो वो भी ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।